जय हिंद। तो चलिए, ये बुक जो आप देख रहे हैं इसका हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और हम बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे हैं कि केवल आया और ऑप्शन को टिक लगा दिया आगे बढ़ गया। वैसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उस चीजों से जितना भी क्वेश्चन आपको बनेंगे हम उस टॉपिक को ही खत्म कर देंगे, ताकि आपको फिर बाद में कोई समस्या न रह जाए कि अभी यहाँ से पढ़ना है कभी वहां से पढ़ना है। आप रेगुलरिटी बना करके रखिएगा, यकीन मानिएगा कि आप काफी आगे हद तक निकल जाइएगा कई लड़कों से। देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर क्या होता है ना कि कई बच्चे हमने देखा या कई यूट्यूब पर देखा है कि आते हैं, ऑप्शन को डिस्कस कर देते हैं। देखिए, आपको ऐसा तो लगा कि हमने 1 घंटे या 2 घंटा पढ़ा, लेकिन आपने कितना गेन किया वो मैटर नहीं कर रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे गेन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो बनाया हुआ आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन कहीं से भी घूम जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपको समझ में पूरी तरह से अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। अब देखिएगा, मोहम्मद गोरी के पहले बारे में हम क्या करते हैं, एक क्या था, आक्रमणकारी था। जब आक्रमणकारी था तो जितने भी आक्रमणकारी हैं हम क्या करते हैं, आपके सामने रखने का काम करते हैं। इससे आपको एक डेटा मिल जाएगा कि देखिए कौन कौन आक्रमणकारी था, कैसे सीक्वेंस में पढ़ते चलिएगा ना, यकीन मानिएगा को आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, देखिएगा मोहम्मद गोरी की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी क्या था, आक्रमणकारी था। तो भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था, तो देखिएगा पहला आक्रमणकारी की अगर बात बताते हैं तो भारत में पहला आक्रमणकारी कौन है, तो कहिए कि अरब है। यानी अरब के लोग भारत में प्रथम बार आक्रमण करते हैं। तो कौन करते हैं, तो यही मोहम्मद बिन कासिम करता है क्या, भारत पर प्रथम बार आक्रमण। अब ये कहां पे करता है, तो ये सिंध प्रांत में करता है। सिंध प्रांत जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, अब ये सिंध प्रांत पर जब आक्रमण करता है तो वहां का राजा कौन था, तो कहिए कि वहां का राजा जो था ये दाहिर था। अब ये दाहिर के बीच में और इसके मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या कहा जाता है, तो राबर का युद्ध। तो कहा कि राबर का युद्ध कब हुआ था, तो कहिए कि 712 ईस्वी में। कब करता है, 712 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत पर क्या करता है, हमला कर देता है। और यही दोनों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या जाना जाता है, राबर का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है, दाहिर की हार होती है। और एक बंदरगाह है कौन, देवल बंदरगाह। अब ये देवल बंदरगाह पर क्या कर लेता है, ये कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है, यही मोहम्मद बिन कासिम। तो कहिएगा क्वेश्चन में कि इसकी जो चर्चा मिलती है किस पुस्तक में चर्चा मिलती है, तो इसकी चर्चा की अगर बात करते हैं तो इसकी चर्चा मिलती है चचनामा पुस्तक में। कौन से पुस्तक में, तो चचनामा पुस्तक में इसकी चर्चा मिलती है। कहेगा कि यहाँ पे जो जजिया कर लगाया था, तो जजिया कर यही मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत में सर्वप्रथम यहीं पे क्या करता है कि जजिया कर लगाता है। तो पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है, तो यही मोहम्मद बिन कासिम है। ये कहाँ का था, ये अरब का था। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो आक्रमणकारी है भारत में, ये तुर्क था। पहला आक्रमणकारी कौन है, तो पहला आक्रमणकारी है कौन, तो अरब है। दूसरा आक्रमणकारी जो है ये कौन है, तुर्क है। और तुर्क में ही जैसे में छोटे से प्रांत में था कि एक साम्राज्य था छोटे से क्षेत्र का, उसका नाम क्या था, गजनबी। गजनबी था। ठीक है, ये साम्राज्य का नाम था। तो ये गजनबी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो कौन किया था, अल्पतगीन। कौन था, अल्पतगीन। अल्पतगीन ने क्या किया था कि ये गजनबी का स्थापना किया था। फिर इसके बाद में जो शासक बनता है ये कौन बनता है, तो सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। अब ये सुबुक्तगीन जो है ये शासक बन जाता है। फिर इसके बाद में इसका बेटा बनता है मोहम्मद गजनबी। इसका बेटा कौन बनता है, तो मोहम्मद गजनबी। अब ये मोहम्मद जो गजनबी जो है, यही के बारे में हमको अभी इसके बारे में कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। ये गद्दी पर कब बैठता है, तो कहिए कि 998 ईस्वी में ये गद्दी पर क्या होता है कि बैठ जाता है। ठीक है, सभी शासक को हमें नहीं पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमें वही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको हिट करते हैं। ये कब बनता है, तो मोहम्मद गजनबी 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ जाता है। और 90 जब गद्दी पर बैठ जाता है तो भारत पर ये प्रथम बार आक्रमण कब करता है, तो 1000 ईस्वी में क्या करता है कि हमला करता है। और हमला करता है तो किसके खिलाफ करता है, तो यहाँ का राजा कौन था, तो जयपाल। ये जयपाल के खिलाफ क्या करता है, हमला करता है, जिसमें जयपाल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ये मोहम्मद जो गजनबी था भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण करता है। कितने बार आक्रमण करता है, तो 17 बार आक्रमण करता है। तो खुद सोच करके देख लीजिए कि बार बार अगर आप असफल हो रहे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये मोहम्मद गजनबी को देखिए 17 बार आक्रमण किया है, एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया है।
तब इसको सफलता मिली है। और इसकी प्रथम जो सफल आक्रमण की बात करते हैं तो सफल आक्रमण ये कब करता है तो 1025 ईस्वी में आक्रमण करता है। तो गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर। अब ये सोमनाथ मंदिर में पर ये क्या करता है कि आक्रमण करता है और यहाँ पे लगभग जितने हजार गो पुजारी थे उस पुजारियों को क्या कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। और जेवरात, जो गहने, जो पैसे कौड़ी जो थे, सब के सब लूट करके ये कौन लेके चला जाता है, ये मोहम्मद गजनवी लेकर के चला जाता है। और अपने आप को ये मूर्ति भंजक के रूप में पेश करता है। मूर्ति भंजक के रूप में पेश करने का मतलब क्या होता है कि हम आएंगे और सब लूट पाट कर लेकर के चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे कोई इसको शासन करने का मकसद बिल्कुल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसे मकसद था कि हम यहाँ से पैसा कौड़ी जितना से ज्यादा हो सके हम लूट करके लेकर के चले जाए। ठीक है, तो ये मूर्ति भंजक के रूप में खुद को क्या करता है, पेश करता है। और तो पूछा जाता है कि उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो पूछा उस समय का राजा जो था, इस समय का राजा जो था भीमदेव प्रथम था। भीमदेव प्रथम, तो भीमदेव प्रथम क्या था, इस समय का यहाँ का राजा था। अब देखिएगा क्या होता है, अब यहां तक हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब हमें चर्चा करना है कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। चीजों को आप अच्छे तरीके से समझिएगा ना, तो आप देखिए इस तरह से हम बता रहे हैं ना, आपको क्या हो रहा है कि एक टॉपिक आपको क्लियर होते चला जा रहा है और फास्ट रिवीजन होते चला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस से पढ़िएगा तब फायदा करेगा, जहां तहां से पढ़ते रहिएगा कोई फायदा नहीं करने जाना है। कितना बार आप 10 घंटा 15 घंटा काय नहीं पढ़ लीजिए, कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। कुछ उखाड़ने के लिए आपको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा हमने फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1173 ईस्वी की हम बात बताते हैं। 1173 ईस्वी में यही गजनवी पर कौन शासक बैठता है, तो कहिए कि मोहम्मद गौरी। अब ये मोहम्मद गौरी क्या करता है कि यही गजनवी पर शासक बन जाता है। ठीक है, और जब शासक बन जाता है तो फिर इसका सबसे आक्रमण, जो प्रथम आक्रमण होता है, ये पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में करता है। ये कब करता है, तो ये मुल्तान पर करता है 1175 ईस्वी में। अगर बात करते हैं तो ये फिर 1178 ईस्वी में जब आक्रमण करता है, तो 1178 ईस्वी में आक्रमण कहां करता है, तो ये गुजरात पर। तो यही पूछता है कि गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा कौन था, तो उस समय का राजा यहाँ पे था अभी कौन, मूलराज। कौन था, मूलराज, जिसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, भीम द्वितीय। क्या, भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां पे कौन था, भीमदेव प्रथम, और यहाँ पे कौन है, मूलराज, जिसको भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध की बात करते हैं कि यही मोहम्मद गौरी की क्या होती है कि प्रथम हार होती है। मोहम्मद गौरी की प्रथम हार होती है, इसकी क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है। फिर इसके बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। फिर यही इसके बाद में क्या होता है कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तराइन का प्रथम युद्ध तो किसके किसके बीच में होता है, तो एक तरफ है पृथ्वीराज तृतीय, एक तरफ लिखते हैं पृथ्वीराज तृतीय, और फिर एक तरफ ये कौन है, मोहम्मद गौरी। अब ये दोनों के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हो जाता है, हार हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये कब होता है, तो 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच, यही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की क्या हो जाता है, विजय हो जाता है, और ये पृथ्वीराज क्या होता है, हार जाता है। तो मोहम्मद गौरी विजय कब हो रहा है, तो 1192 इसमें विजय हो जाता है, और जीते हुए क्षेत्र पर फिर इसका जो सेवक है कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करने लगता है, इसको दे देता है। और फिर यही जब लौट रहा था, कहां, तुर्क जब लौट रहा था, गजनवी जब लौट रहा था, तो यही दमयक नामक स्थान पर, कब, तो दमयक, कब, दमयक नामक स्थान पर कब होता है कि 1206 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको यही तो पूछा था, तो देखे आपको कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे समझा दिया। तो दमयक नामक स्थान पर इसका मृत्यु हो जाता है 1206 ईस्वी में। तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो हमने क्या किया कि पूरा आक्रमणकारी था उसको एक बार संजो दिया। ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, या और कुछ सुधारने की जरूरत होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब अगले पे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसे मिटा लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोला गया है, देखिएगा, इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था। अब देखिएगा इल्तुतमिश के बारे में हमें बताया गया है। तो अब देखिएगा 1206 ईस्वी में किसका स्थापना होता है, तो कहिए कि गुलाम वंश का स्थापना होता है। ये गुलाम वंश का स्थापना कौन करता है, तो कहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि गुलाम वंश का स्थापना करता है। और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसका अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता होता है, चंद्रमा का देवता।
अब देखिएगा इसके बाद में शासक कौन बनता है, तो क्या हम ऐबक के बारे में कुछ और जो जानकारियां है वो हम बता दें, तो हम बिल्कुल बता देते हैं। तो देखिएगा ये अपना राजधानी कहां बनाता है, तो ये अपना राजधानी या राज्याभिषेक की बात करते हैं तो राजधानी लिख देते हैं। ये राजधानी कहां बनाता है, ये लाहौर बनाता है। इसने क्या किया था कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का ये निर्माण प्रारंभ करता है। लेकिन 1210 ईस्वी में क्या होता है कि ये पोलो खेल रहा था, जिसको चौगान बोलते हैं। यही चौगान खेलते समय क्या होता है, घोड़ा से लुढ़क करके क्या हो जाता है, ये मर जाता है। और फिर इसके बाद में जो कुतुब मीनार का निर्माण चल रहा था वो निर्माण क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो फिर इसी के बाद इसका दामाद आएगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य को क्या कर देगा, पूरा करता है। तो ये 1210 ईस्वी में पोलो से क्या हो गया, खेलते हुए घोड़े से गिर करके ये व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। अब इसका जो कुछ कुछ काम है जो और बता देते हैं। कुब्त उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुब्त उल इस्लाम, ठीक है, कुब्त उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो यही करवाता है कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद में एक ठो और निर्माण करवाता है 2.5 दिन का झोपड़े का, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में आपने सुना होगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का ये सब का निर्माण कौन करवाता है, तो ये सब का निर्माण करवाता है ये कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। फिर इसके बाद में आराम शाह बनता है। आराम शाह अयोग्य शासक था, उसको हरा देता है कौन, तो ये इल्तुतमिश हरा देता है। और इल्तुतमिश हराने के बाद में क्या होता है कि 1211 ईस्वी में, कब, 1211 ईस्वी में क्या होता है, इल्तुतमिश क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। और ये अपना सबसे पहले राजधानी कहां कर लेता है, ये राजधानी कर लेता है जो लाहौर उस समय राजधानी था, ये अपनी राजधानी को कहां कर लेता है, दिल्ली कर लेता है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली सर्वप्रथम बनाया। तो कौन बना रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इल्तुतमिश बना रहा है, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसने एक उपाधि धारण किया था। उपाधि, सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, इसने उपाधि धारण क्या किया था, मलिक, मलिक या सिपह सलाह, सिप सलाहकार, ठीक है, सिप सलाहार, ठीक है। इसने उपाधि क्या धारण किया था, मलिक या सिपा सलाहार का उपाधि धारण करता है। ये सुल्तान का उपाधि धारण नहीं करता है, लेकिन ये जो है ये प्रथम ऐसा व्यक्ति है, प्रथम ऐसा राजा है जो सुल्तान का उपाधि धारण करता है। तो कहेगा कि सुल्तान का उपाधि धारण कौन करता है, तो ये सुल्तान का उपाधि धारण करता है, इल्तुतमिश उपाधि धारण करता है। इसने क्या करता है कि ये चहलगामी यानी 40 तुर्कों का एक संगठन बनाता है। जो 40 तुर्क जो थे, ये चहलगामी का क्या करता है, ये स्थापना करता है। फिर उसके बाद में शुद्ध अरबी सिक्के चलाता है। क्या करता है, तो शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाता है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है, फिर उसके बाद में चांदी का टंका, तो पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, चांदी का टंका। फिर उसके बाद में क्या होता है, तांबे का जित्तल, तांबे का जित्तल, तांबे का जित्तल, ये सब कौन बनवा रहा है, ये सब ये बनवा रहा है कौन, तो यही इल्तुतमिश बनवा रहा है। और चहलगामी का स्थापना कौन करता है, तो ये इल्तुतमिश करता है। 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था। कितने सरदारों का, 40 तुर्क सरदारों का, ठीक है। अब देखिएगा यहां तक हमने क्या किया कि यहां तक जितने काम है वो हम आपको सामने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप एग्जाम में आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा। चांदी का टंका कौन जारी करता है, चांदी का टंका यही इल्तुतमिश, और तांबे का जित्तल करता है। और इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो इसका मृत्यु कब होता है, 1236 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो इसके निर्माण की अगर हम बात देख लेते हैं, अब इसका निर्माण देख लेते हैं कि इसका निर्माण क्या क्या था। तो इस तरफ हम मिटाते हैं ताकि हम इसको निर्माण के बारे में हम लिख सके, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इसको निर्माण को लिख देते हैं। इसे जो कहा जाता है, सबसे पहले की बात करते हैं तो कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार को क्या करता है, निर्माण पूरा करवा देता है। इसका निर्माण पूरा करवा देता है, निर्माण पूरा करवाता है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है कि सुल्तान गढ़ी का ये मकबरा बनवाता है। तो पूछेगा कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सुल्तान गढ़ी का मकबरा का निर्माण किसने करवाता है, तो यही इल्तुतमिश करवाता है। गोल गुंबद, भारत में गोल गुंबद के जन्मदाता के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही इल्तुतमिश को जाना जाता है। गोल गुंबद, गोल गुंबद, गोल गुंबद का जन्मदाता। तो ये पूछा जाता है कि गोल गुंबद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो यही इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। देखिएगा ये सब इतने इसके काल थे इल्तुतमिश के। फिर इसके बाद में जो भी और टॉपिक आते चलेंगे हम उस तरह से आपको बताते चलेंगे, ठीक है। आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
जहां तक हमने देखा है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1200 ये 11 ईस्वी में क्या होता है, बैठता है गद्दी पर, और 1236 ईस्वी में क्या होता है कि ये मर जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि इसकी बेटी है कौन, तो रजिया सुल्तान। अब ये रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला क्या बनती है, सुल्तान बनती है, और ये प्रथम के साथ साथ अंतिम भी होती है। और 1240 ईस्वी में क्या होता है कि इसका मृत्यु हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो बाकी और जो क्वेश्चन आएंगे उस तरह से हम आपको बताते चलेंगे। तो क्वेश्चन आपको बन गया होगा। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया, क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा होगा कि अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था। अब देखिएगा अलाउद्दीन के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन और भी जो बनेंगे सब आपको बन जाएंगे। अब देखिएगा अलाउद्दीन की अगर बात करते हैं तो ये कौन से वंश से था, तो कहे कि खिलजी वंश से था। तो खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था, तो खिलजी वंश की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना कौन करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि ये खिलजी वंश का स्थापना करता है। अब ये जलालुद्दीन खिलजी जो है ये अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाता है, राज्याभिषेक की अगर बात करते हैं तो ये राज्याभिषेक करवाता है कैकूबाद के महल में। कैकूबाद द्वारा निर्मित एक महल था, कौन था महल, तो ये किलखोरी महल था। ठीक है, तो ये पूछता है कि इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, तो ये किलखोरी महल में करवाया था। तो ये किलखोरी महल कौन बनवाया था, तो यही कैकूबाद द्वारा बनाया गया था। अभी किलखोरी महल में क्या करता है कि जलालुद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करता है, और ये अपना खिलजी वंश का स्थापना कब करता है, तो 1290 ईस्वी में क्या करता है, खिलजी वंश का स्थापना करता है। ठीक है, क्यूमर्स को ये हत्या कर देता है। क्यूमर्स को हत्या करने के बाद में क्या होता है कि ये खिलजी वंश का स्थापना करता है। ये क्यूमर्स कौन से वंश के था, तो यही गुलाम वंश के था। तो बताते चलते हैं आपको कि दिल्ली पर कितने वंश ने राज किया है जो सल्तनत काल के अंतर्गत में आते हैं। तो पहली की अगर हम बात करते हैं तो पहला कौन है, तो कहिए कि गुलाम वंश। फिर उसके बाद में कौन सा है, तो कहिए कि खिलजी वंश। फिर उसके बाद में कौन सा है, तो फिर उसको गुल खिला तो तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। फिर उसके बाद में कौन सा वंश है, तो कहिए कि सैयद वंश। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा वंश है, तो कहिए कि लोधी वंश। तो अभी हमने गुलाम वंश के बारे में आधा चर्चा किया। फिर यही गुलाम वंश के बाद में कौन बन रहा है, खिलजी वंश। अब ये खिलजी वंश का स्थापना कौन करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी। ये राज्याभिषेक करवाता है कहाँ, कैकू द्वारा निर्मित एक महल है किलखोरी महल, उसमें क्या करवाता है, ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। अगर बात करते हैं तो इससे ये खिलजी वंश का स्थापना करने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, तो समाना का गवर्नर था। तो पूछा जाएगा कि समाना का गवर्नर कौन था, तो यही जलालुद्दीन खिलजी। यानी राज्याभिषेक से समाना का यहाँ पे गवर्नर हम लिख देते हैं। ठीक है, समाना का ये क्या था, गवर्नर था। अब क्या होता है कि इसके राज्य में होता है कि मलिक छज्जू जो एक व्यक्ति है, यहाँ पे यूपी के आसपास का एक एरिया है, यहाँ पे एक व्यक्ति है छज्जू मलिक। इसी के अंतर्गत में क्या करता है कि काम करता है, यानी छोटा मोटा राजा था। अब ये विद्रोह कर देता है, यही विद्रोह को दबाने के लिए ये अपना भतीजा और दामाद भी कहिए, इसको क्या कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर देता है, यही विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है, और फिर उस विद्रोह को दबा देता है। और फिर उसके बाद में यही अलाउद्दीन खिलजी को काड़ा और मानिकपुर का जमींदारी मिल जाता है। मानिकपुर का क्या मिल जाता है, जमींदारी, या कहिए कि काड़ा और मानिकपुर का गवर्नर कौन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आ गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको चर्चा करेंगे। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये 1296 ईस्वी में क्या, 1294 की बात करते हैं, 1294 ईस्वी की बात क्या कहते हैं कि यहाँ पे आप एक क्षेत्र था देवगिरी, कौन था, तो देवगिरी। ये देवगिरी पर आक्रमण करता है, तो किसके निर्देश पर, तो जलालुद्दीन खिलजी के निर्देश पर आक्रमण करता है। और यहाँ का राजा कौन था, रामचंद्र देव। यहाँ का राजा कौन था, तो रामचंद्र देव। अब ये रामचंद्र देव को क्या कर देता है, हरा देता है, और काफी मात्रा में यहाँ से धन लूट करके लेके चला जाता है। और यही धन लूट करके जब लेके जाता है तो इसे लोभ हो जाता है, किसे, राजा बनने का लोभ हो जाता है, और धोखे से क्या कर देता है, ये अपने ससुर यानी जलालुद्दीन खिलजी को क्या कर देता है, निपटा देता है। और फिर 1296 ईस्वी में ये क्या होता है कि सुल्तान का उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो ये 1294 ईस्वी में क्या करता है, तो देवगिरी पर हमला करता है। ठीक है, देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। अगर हम बात करते हैं कि ये गद्दी पर कब बैठता है, तो कहिए कि 1296 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी यहाँ पे काम है उसको हमको देखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चीजों को अच्छे तरीके से आप बढ़ते चलिएगा, आपको यकीन मानिए समझ में आएगा। ठीक है, और
अच्छे तरीके से आप सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार यहां से पढ़िएगा ना तो फिर कुछ नहीं होना है, कभी यहां कभी वहां, ठीक है। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी कब बन जाता है, 1296 ईस्वी में बन जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रथम आक्रमण कब करता है, तो यही प्रथम आक्रमण की अगर बात करते हैं तो यही 1297 ईस्वी में क्या करता है कि आक्रमण करता है गुजरात पर। तो कहां पर आक्रमण करता है, तो गुजरात पर आक्रमण करता है। तो उस समय वहां सेनापति किसके किसके नेतृत्व में किया गया था, तो एक तरफ उल्लूग था, उल्लूग खा, एक मिनट, ठीक है, उल्लूग खा था, और ठीक है, और एक और सेनापति इसका कौन था, तो नुसरत खा था, ठीक है, नुसरत खा था। अब ये दोनों जो था ये सेनापति था। अब ये दोनों के नेतृत्व में गुजरात पर हमला किया जाता है। तो कब की घटना है, तो ये 1297 ईस्वी की घटना है, ठीक है। तो 1297 ईस्वी में कहां पर हमला कर रहा है, तो ये गुजरात पर हमला कर रहा है। कौन कौन इसका सेनापति है, तो यही उल्लूग खा है और नुसरत खा इसका सेनापति है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा करता है कि ये फिर आक्रमण कब करता है, ये रणथंभौर पर आक्रमण करता है, रणथंभौर पर ये आक्रमण करता है। अब ये रणथंभौर पर जब आक्रमण करता है तो ये रणथंभौर में क्या होता है कि ये नुसरत खां जो है ये मारा जाता है। और रणथंभौर पर जब आक्रमण करता है तो नुसरत खां मारा जाता है। तो पूछेगा कि ये नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था किसके आक्रमण के खिलाफ मारा जाता है, तो यही रणथंभौर पर जब आक्रमण करता है तो उसके खिलाफ नुसरत खां हो जाता, क्या मारा जाता है। फिर उसके बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है, यानी स्वयं ये नेतृत्व करता है युद्ध का। तो यही में इसका प्रथम नेतृत्व कौन में कर रहा है, तो यही रणथंभौर के युद्ध में क्या करता है कि ये सबसे पहले अपना नेतृत्व प्रदान कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसका एक और सेनापति था जफर खां, ठीक है। ये जफर खां जो इसका सेनापति था ये मंगोल आक्रमण में क्या हो जाता है, मारा जाता है। मंगोल आक्रमण में क्या हो जाता है कि ये मारा जाता है। तो पूछेगा कि कब ये कौन, तो जफर खां किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, तो मंगोल आक्रमण के खिलाफ लड़ता हुआ व्यक्ति क्या होता है, जफर खां मारा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। इसके शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसके शासनकाल में ये सबसे ज्यादा कठोर शासक था। कठोर शासक कहने का मतलब क्या था कि ये दारू वगैरह ये सब जो आप उत्सव वगैरह ये सब मनाते ना है, शादी विवाह करना है नहीं करना है सब मेरे मर्जी से होगा, तुम हमसे पूछ करके करोगे। ये ऐसा क्यों ऐसा करता था कि इसे पूरा विश्व विजेता बनना था, ये विश्व को जीतना चाहता था। और यही विश्व को जीतने के क्रम में क्या करता है कि द्वितीय सिकंदर का नाम से इसे जाना जाता है। तो पूछेगा कि इसने एक उपाधि धारण किया था, इस उपाधि का नाम क्या था, तो ये उपाधि पूछेगा कि उपाधि का नाम क्या था, तो सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी का उपाधि को कौन धारण किया था, तो सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी, या इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। किसके सिकंदर से, तो द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ये अपने राज्य में क्या किया था कि राज्य में सबसे पहले क्या किया था कि चराई कर लगाया था। जो जानवर चरते थे उस पर भी ये चराई कर लगाया था। फिर उसके बारे में क्या लगाया था, घड़ी कर लगाया गया था, चराई कर, घड़ी कर, ये सब कर लगाया था। ये अपना टैक्सेशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि 50% ये टैक्सेशन कर दिया था। कर कितना परसेंट कर दिया था, तो 50% ये टैक्स कर दिया था, यानी 1/2, यानी आप 1 केजी अगर चावल उपजाते हैं तो आपको आधा हमारे यहाँ टैक्स जमा करना पड़ेगा। समझिए कि इतना ज्यादा टैक्स कर दिया था। अब इसने क्या किया था कि सैनिक के लिए क्या किया था, घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा। तो घोड़े दागने की प्रथा किसने आरंभ किया था, तो घोड़े दागने की प्रथा कौन, अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। ऐसा क्यों करता था, ऐसा इसलिए करता था ताकि जो लोग हैं वो हमारे घोड़ों को बदल ना सके, हमारे जो उन्नत किस्म के घोड़ है, क्योंकि युद्ध में अब नॉर्मल किस्म का घोड़ा जाएगा, विकलांग जाएगा या बीमार जाएगा तो मारा जाएगा। तो यही घोड़ा को दाग करके रखता था, ठीक है। फिर हुलिया प्रथा, ये अपनी हुलिया, अपने सैनिक जो थे उसके हुलिया को चेंज करता था। हुलिया प्रथा इसने आरंभ किया था, घोड़े को दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा आरंभ कौन कर रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी आरंभ कर रहा है, ठीक है। इसका एक प्रसिद्ध जो था इसका सेनापति था, इसका सेनापति कौन था, इसका प्रसिद्ध सेनापति था मलिक काफूर। ये मलिक काफूर जो था ये हिजड़ा था, ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा खूबसूरत था। ये मलिक काफूर जो था, गुजरात जब अभियान किया जा रहा था तो यही नुसरत खां के द्वारा इसे खरीदा गया था। नुसरत खां, ये नुसरत खां के द्वारा इसे क्या किया गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही मलिक काफूर को जाना जाता है। अगर बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान थे वो सभी अभियान में कौन नेतृत्व करता था, तो यही कौन था, ये मलिक काफूर। यानी दक्षिण भारत को विजय करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया था कौन, तो यही मलिक काफूर दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
तो देख लीजिए क्या पूछा गया था कि अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था, तो कब विजय प्राप्त किया था, तो अभी हमने चर्चा किया कि 1297 ईस्वी में क्या किया था कि ये विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसे, तो इसे मिटा देते हैं। क्या बोला गया कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। अब देखिएगा पानीपत के बारे में हम जानते हैं। देखिएगा पानीपत की पहली लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये पानीपत का पहली लड़ाई कब होता है, तो कहे कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला लड़ाई होता है। तो किसके किसके बीच होता है, तो क्वेश्चन तो ये बनते हैं ना, तो एक तरफ कौन है, तो एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ कौन है, तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये इब्राहिम लोदी। अब ये इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान है तो इस युद्ध स्थल में क्या हो जाता है, मारा जाता है और बाबर क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और यही पानीपत का प्रथम युद्ध जब बाबर जीतता है तो एक वंश का स्थापना करता है, उस वंश का नाम क्या है, तो कहिए कि मुगल वंश। अब ये मुगल वंश का स्थापना कौन करता है, तो कहिए कि ये बाबर स्थापना करता है। बाबर स्थापना क्या करता है, मुगल वंश का स्थापना करता है। ये बैक टू बैक 4 युद्ध जीतता है, एक युद्ध नहीं जीतता है, 4 युद्ध जीतता है। तो देखिएगा कौन कौन से युद्ध ये जीतता है, देख लेते हैं। पहला युद्ध क्या जीतता है, तो पानीपत का युद्ध जीतता है। तो पानीपत का युद्ध कब होता है, तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, फिर पानीपत के बाद कौन सा युद्ध जीतता है, तो कहिए कि खानवा का युद्ध जीतता है, खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध कब होता है, तो कहिए कि 1527 ईस्वी में। ठीक है, फिर पानीपत के बाद क्या होता है, ये खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद में क्या होता है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध कब होता है, तो एक साल आज जोड़ दीजिए, 26 के बाद यहाँ 27 है, 1528 ईस्वी में। और फिर उसके बाद में घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब होता है, तो 1529 ईस्वी में। अब देखिएगा पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सा व्यक्ति शामिल था। ठीक है, पानीपत में तो अभी आपने देखा कि एक तरफ में बाबर है और दूसरी तरफ में कौन है, तो दूसरी तरफ में इब्राहिम लोदी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध एक तरफ में कौन है, तो एक तरफ में बाबर है और दूसरी तरफ में कौन है, तो दूसरी तरफ में राणा सांगा है, राणा सांगा है। और इसी युद्ध में जिहाद का नारा देता है। तो पूछेगा कि जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया गया था, तो जिहाद का नारा यही खानवा का युद्ध में देता है बाबर। अब चंदेरी का युद्ध की बात करते हैं तो एक तरफ कौन है, तो एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ है मेदिनी राय। ठीक है, ये मेदिनी राय। और मेदिनी राय की क्या होती है, इसमें हार हो जाती है, राणा सांगा की इसमें हार हो जाती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। और एक तरफ ये घाघरा का युद्ध है, इसमें एक तरफ में कौन है, बाबर और दूसरी तरफ में कौन है, तो दूसरी तरफ में अफगान है, यानी पूरा अफगान मिल करके लड़ रहा था। इसमें अफगान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और यही 1530 ईस्वी में फिर क्या होता है कि बाबर का मृत्यु हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, तो उस पुस्तक का नाम क्या था, तो कहिए कि तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी पुस्तक का लेखक कौन है, तो तुजुक ए बाबरी पुस्तक का लेखक है बाबर। तो पूछता है कि कौन से भाषा में लिखा गया था, तो अगर हम भाषा की बात करते हैं तो इसका भाषा क्या था, तो भाषा इसका तुर्क था। समझ में आ गया, समझ में आया। ठीक है, अब आप यहीं तक हम रखते हैं सेशन को। और सच में आपको अच्छा लगा होगा, कुछ त्रुटियां होगा लाइट वगैरह में तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा ताकि हम जो सुधार है और जल्दी तरीके से कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ अपनों का ख्याल जरूर रखिए। और जो सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।